हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पीयूष दुबे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th के फर्स्ट पेपर से सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो। और फर्स्ट वाले वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं कुछ टॉपिक, जिनमें से उनके नाम हैं वैद्युत फ्लक्स, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। और सेकेंड टॉपिक हमने स्टडी किया था गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले कि हम गॉस की प्रमेय को स्टडी करें, वैद्युत फ्लक्स के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है इस तरीके से, और इसमें हमने क्या किया कि इसमें कोई हमने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, और इस प्रकार से खींचा है कि ये वैद्युत बल रेखाएं इस पृष्ठ से होकर के लंबवत गुजरें। ठीक है, यानी कि इस पृष्ठ से क्या हूँ, ये लंबवत होकर के गुजरें। तो इस पृष्ठ से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होकर के गुजरेंगी, उनकी संख्या की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि सेकंड डेफिनेशन ये थी कि डी फाई ई या फाई ई नॉट करेंगे, डी फाई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये फार्मूला निकलवा के बताया था, मैंने निकाल के दिखाया था, बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूले के द्वारा ही आगे कुछ डेरिवेशन आएंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या है वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, इनके अदिश गुणन को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसे हम फाई ई से नोट करते हैं। ठीक है, और फाई ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये डेफिनेशन बहुत ही ईजी बताई है मैंने यहाँ पे, इस फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है सेंटर यहाँ पे, और यहाँ पर ये सेंटर है ओ, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके चारों ओर हमने क्या किया, ये गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर के गुजरेगा, यानी कि फाई ई कितना होगा, तो वो क्या होता है कि इससे परिबद्ध आवेश, आवेश कितना परिबद्ध है, प्लस क्यू, तो इससे परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो इसमें 1/ε0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया भी है, दिखाया है क्या कि यदि आवेश क्यू है तो फाई ई इक्वल आवेश इंटू 1/ε0, यानी कि फाई ई इक्वल क्यू अपॉन ε0। ये हो गया फार्मूला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब यहाँ पे साफ साफ इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है। सम माने बराबर, विभव माने विभव, और पृष्ठ माने पृष्ठ, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, बराबर हो, उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी यहाँ पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है, ऐसे पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव। यहाँ इससे निकल के ही आता है सम, समविभव। सम माने बराबर, विभव माने विभव। ठीक है, यानी ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर हिडन है, छिपी हुई है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो समविभव पृष्ठ है ना, उससे होकर के जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं वो लंबवत होकर के गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब गॉस की प्रमेय का सत्यापन, गॉस की प्रमेय क्या थी, तो गॉस की प्रमेय थी कि फाई इक्वल क्यू अपॉन ε0, यही तो थी। तो इसका हमको डेरिवेशन करना है कि आखिर हुआ कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सही से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले क्या किया कि माना कि एक बिंदु है ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जिस पर हमें क्या करना है, जिससे होकर के वैद्युत फ्लक्स में ज्ञात करना है। सीधी सी बात समझ लो, हमें यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल आर त्रिज्या का, ये आर रेडियस है ना,
स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस प्रकार खींचा कि वह बिंदु P से होकर के जाए। ठीक है, फिर से समझ लो कि माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जिस पर हमें क्या करना है कि जिससे होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स में ज्ञात करना है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस प्रकार खींचा कि वह बिंदु P से होकर के जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, बिंदु P को हमने मान लिया कि इसका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है dA। ठीक है, तो जब हमने इसका सदिश खींचा तो dA वेक्टर कैसा हो जाएगा, लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये dA वेक्टर दिखाया गया है बाहर की ओर। और हमने बताया था कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो बाहर की ओर होती है, जहाँ धन आवेश रखा है उससे बाहर की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो ई वेक्टर भी किधर है, बाहर की ओर है, और डी वेक्टर है वो भी तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो ये दोनों कैसे हो गए, समांतर दिशा में हो गए, परस्पर समांतर दिशा में। और अगर ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का कोण निकालें हम कि थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन, इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ी देख लेते हैं। क्या है कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा हुआ है, यहाँ पर O नहीं लिखा है, बिंदु O पर डाला गया या रखा है, जिसके चारों ओर r त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, जिस पर स्थित एक बिंदु P है जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है। तो हमने क्या किया, इसका सदिश खींचा तो E वेक्टर और D वेक्टर बिंदु P पर समांतर होंगे। यदि बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E है, तो यहाँ पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, फाई E बराबर क्या होता है, E वेक्टर डॉट E वेक्टर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर d फाई E इक्वल क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट D वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला है। A डॉट B क्या होता है, AB कॉस थीटा। तो वैसे ही करके यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, d फाई E इक्वल EDA कॉस थीटा। ठीक है, जब ये इतना हो गया तो हमने अभी बताया था कि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर कैसे थे, दोनों समांतर थे। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एंगल जो थीटा था उसकी वैल्यू लगा दी 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू जब 1 लगाएंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, केवल क्या बचेगा, ई डी ए, यानी कि डी फाई ई इक्वल ई डी ए। तो अब करेंगे समाकलन। समाकलन करने पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ई डी ए। आखिर समाकलन क्यों किया यहाँ पर, तो इसलिए किया कि जो भी डेरिवेशन होता है उसमें अगर हम छोटा सा पार्ट लेते हैं तो इसका मतलब है हमने सिर्फ इतने से ही पार्ट से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला है। ठीक है, तो पूरे से कितना होकर के गुजरेगा, तो पूरे से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। इस बात को याद कर लें, जितने भी डेरिवेशन आने वाले हैं जहाँ पर हमने छोटे पार्ट के लिए निकाला है वहाँ पर पूरे पार्ट के लिए निकालेंगे तो समाकलन करेंगे। ठीक है, इसे ध्यान से याद कर लें, इसे खूब समझ लें। तो अब क्या करना है, तो अब यहाँ पर डी फाई ई है तो यहाँ पर फाई ई रह गया ओनली, यहाँ पर ई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ गया, अंदर रह गया डी ए। अब डी ए में क्या होगा, डी हट जाता है इंटीग्रेशन में तो डी हट गया, केवल ई ए रह गया यहाँ पर, तो फाई ई इक्वल ई ए हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब एक सीधी सी बात है, इसकी रेडियस कितनी थी, आर। अगर आर है तो ए क्या होता है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला ए इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही यहाँ पर लग गया। और स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ई बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पान आर स्क्वायर। ये फर्स्ट चैप्टर का फार्मूला है, वो यहाँ पर यूज होगा। तो इन दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो जब पुट करेंगे तो हमारे सामने ये हो जाएगा, ये ई की वैल्यू लगा दी, ये ए की वैल्यू लगा दी। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पर क्यू बचा और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट बचा। तो ये निकल के आ गया गॉस की प्रमेय का फार्मूला, यानी कि डेरिवेशन हो गया। बहुत ही सिंपल है, टफ नहीं है, केवल ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन तो पहले भी हो चुका है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन वो डेरिवेशन था कूलाम के नियम से। अब यहाँ पर ये डेरिवेशन है किसके नियम से, गॉस के नियम से, यानी कि गॉस की प्रमेय की सहायता से ये डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी थ्योरी क्या होगी। तो इसकी थ्योरी ऐसे होगी कि माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है, इससे स्मॉल दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है,
जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस प्रकार से खींचा कि ये बिंदु P गॉसियन पृष्ठ के ऊपर आ जाए। फिर हमने क्या किया, बिंदु P का सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया dA और उसका सदिश खींचा dA वेक्टर बाहर की ओर, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती बाहर की ओर, तो ये E वेक्टर लिया हमने बाहर की ओर। अगर इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने कितना माना, d फाई ई, तो हम क्या करेंगे, अब d फाई ई की वैल्यू निकालेंगे। ये बिल्कुल थ्योरी वैसी ही लिखी हुई है, अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर उस बिंदु से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई है तो d फाई ई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि फिगर में E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं। और जब समांतर होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है थीटा, यानी कि वो हो जाता है 0 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर E डॉट dA था, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यहाँ पर हमने वही बताया कि E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों कैसे हैं, समांतर हैं, तो इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि A वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वैसे ही E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो कॉस 0 हट गया, यहाँ पे केवल ई डी ए बचा। और वही काम करेंगे जो पीछे किया था वीडियो में। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, समाकलन किया और समाकलन करने पर यहाँ से d हट गया तो फाई ई रह गया, यहाँ से e बाहर आ गया, अंदर dA रह गया, और dA का इंटीग्रेशन होता है कितना, a। तो फाई ई इक्वल कितना हो गया, ई ए हो गया। फिर हमने क्या किया, a इक्वल क्या होता है 4πr², और गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल क्या होता है Q/ε0। इन दोनों की वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में रख दी है। तो रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ Q/ε0 इक्वल E इंटू 4πr²। अब यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहाँ से हमने E की वैल्यू निकाली, तो जब E की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी, ये जो है ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इक्वल Q/4πε0r²। अब इसे डिफरेंट यानी कि अलग अलग करके लिख देंगे, E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, अब आज बस इतना ही, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो लेकर के आएंगे। ठीक है।